दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले राणा सांगा पार्ट 1 ज़रूर देखें। चलिए अब चलते हैं खानवा के युद्ध की तरफ, जहां राणा सांगा अपनी शक्ति का संगठन कर अपने राज विस्तार की योजना में व्यस्त था, तो उधर बाबर राणा सांगा का सामना करने के उपाय में लगा हुआ था। उसने शीघ्र ही इधर उधर गई हुई सेना को एकत्र करना आरंभ किया। अन्य स्थानों से तुर्की सरदारों को और शहजादे हुमायूं को जौनपुर से बुला लिया। 5 दिन आगरा में ठहरकर सीकर की ओर वह चला, जहां पानी और रसद के जुटाने की व्यवस्था की गई। वह खुद मोर्चाबंदी करने लगा। इसी समय युद्ध से लौटे हुए मुगल सिपाहियों ने राजपूतों के युद्ध कौशल की प्रशंसा करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से बाबर की सेना में एक भय और आतंक का वातावरण बन गया। स्थिति को काबू में लाने के लिए बाबर ने धर्म के विरुद्ध अपने कार्यों को त्यागने का उपयुक्त अवसर समझ 25 फरवरी 1527 को शराब न पीने की प्रतिज्ञा की और जीवन मरण की घटना को साधारण बताते हुए उसने एक भाषण भी अपने सैनिकों के समक्ष दे डाला। वास्तव में ये आइडिया काम कर गया। हताश सैनिकों में नए जोश का संचार हुआ और वे फिर लड़ने के लिए तत्पर यानी रेडी हो गए। उधर राणा सांगा, जिसको सभी जगह सफलता ही सफलता मिल रही थी, जातीय गौरव और शौर्य के भाव आवेश में धीरे धीरे शत्रु का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। 16 फरवरी 1527 की बयाना विजय के बाद टेढ़े मेढ़े रास्ते से भूसावर होता हुआ राणा सांगा 13 मार्च 1527 को खानवा के निकट जब राणा पहुंचा, तब तक उसे काफी देर हो चुकी थी। उसके देर से पहुंचने के कारण बाबर को अपने सैन्य संगठन को व्यवस्थित करने के लिए अच्छा अवसर मिल गया था। राणा सांगा अपनी सेना को युद्ध भूमि में इतने कम समय में व्यवस्थित न कर सका और राणा के अनुसार युद्ध स्थल यानी बैटलफील्ड भी उसकी दृष्टि से अधिक उपयोगी न थी। राणा सांगा की सेना में 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार थे। इन्हें 4 भागों में विभाजित कर खुद राणा ने हाथी पर बैठकर सेना संचालन का कार्य संभाला। इतनी बड़ी सेना की व्यवस्था अभी ठीक से अरेंज भी नहीं हो पाई थी कि 17 मार्च 1527 को प्रातः 9:30 बजे के लगभग युद्ध आरंभ हो गया। पहली मुठभेड़ में राजपूत बाजी ले गए, परंतु कुछ ही समय में मुगल सेना बढ़ती गई, जिसके कारण राणा सांगा के वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। खुद राणा सांगा को तीर लगने से वह बेहोश हो गया। उसके सैनिकों ने उसी अवस्था में यानी उसी पोजीशन में उसे युद्ध भूमि से निकाल ले गए और विजयश्री बाबर के हाथ लगी। हार के कारणों में प्रथम तो राणा की सेना में अलग अलग वंश के सैनिक थे, जो अपनी अपनी मान्यता के अनुसार युद्ध में सम्मिलित हुए थे और जिनका संबंध जितना राणा से न था उतना अपने वंश नेता से था। ऐसी स्थिति में संपूर्ण सेना पर राणा सांगा का प्रभाव नाम मात्र का ही था। उसके विपरीत बाबर का सैन्य बल एक नेतृत्व को स्वीकार करता हुआ अनुशासित रूप से लड़ रहा था। अनजान देश में होने से उनमें लड़ने की लगन राजपूतों की तुलना में भी अधिक थी। यदि राजपूत हारते हैं तो उन्हें अपने देश में जीवित रहने को बहुत से ठिकाने थे, परंतु मुगल सैनिकों के लिए यहाँ कोई स्थान न था। जहाँ बाबर ने सेना को रिजर्व में रखते हुए युद्ध संचालन किया था, वहीं राजपूत नेता हाथी पर बैठकर खुद सभी वारों का शीघ्र ही शिकार बन जाते थे। इस युद्ध में पराजय के कारण कुछ भी रहे हों, पर खानवा युद्ध के परिणाम बड़े महत्वपूर्ण थे। इससे राज सत्ता राजपूतों के हाथों से निकलकर मुगलों के हाथों में आ गई, जो लगभग 200 वर्ष से अधिक समय तक उनके पास बनी रही। उधर बेहोशी की हालत में राणा सांगा को पालकी में बसवा ले जाया गया। जैसे ही उनको होश आया, वह दोबारा युद्ध स्थल जाने के लिए तैयार हो गए, परंतु जब उन्हें युद्ध भूमि के हालातों से परिचित कराया गया, तब भी राणा ने बिना बाबर को परास्त किए चित्तौड़ लौटने से साफ इनकार कर दिया। जब उनके साथियों ने देखा कि इस बार पराजय से मेवाड़ का सर्वनाश होना निश्चित है, तो उनके सामंतों ने मिलकर उसे विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को राणा की मृत्यु हो गई। उसका शव कालपी से मांडलगढ़ वर्तमान में भीलवाड़ा ले जाया गया, जहां उसकी समाधि
स्थल आज भी उस महान योद्धा का स्मरण दिला रही है। इतिहास में महाराणा सांगा का नाम अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में अमर है। बाबर अपनी किताब तुर्जुके बाबरी में लिखता है कि उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। उसके साथ 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार रहा करते थे। उसके 3 उत्तराधिकारी भी यदि राणा सांगा की तरह वीर और योग्य होते तो मुगलों का राज भारत में कभी स्थापित ना होता। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।